हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंडर चेंज के बाद एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, किस सेक्शन में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं, यानी कि अगस्त 13 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे और अब वो सितंबर पहले हफ्ते में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस दौरान आपके पास कम से कम 20-25 दिन हैं और इन 20-25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकें और ये जो छोटे मोटे चेंजेस हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, इससे आपको इम्पैक्ट ना पड़े और आपके सिलेक्शन पे भी कोई प्रभाव ना पड़े। इस वीडियो में हमें हर सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को आपको समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत उसी से हम करते हैं। देखिए, एक बात को समझिए कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है। जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, जितने भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, वो सबके लिए हुआ है। यानी कि इसका इम्पैक्ट सब पे होगा। अगर फ़ायदा होगा तो भी सबको होगा, नुकसान होगा तो भी सबको होगा। किसी को सदमा लगेगा, अरे भाई कैसे क्वेश्चन पूछ लें, तो वो भी सबको लगेगा। और किसी को लगेगा बहुत ईजी पेपर है, तो वो भी सब एस्पिरेंट को लगने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मैं मानूँ कि अगर 5% एस्पिरेंट भी ऐसे हैं जो टॉपर की लिस्ट में आते हैं, जो बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो उन पे जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट इक्वली आएगा। बाकी जो बच्चे हैं उन सब पे, एस्पिरेंट जो है उन सब पे इसका इम्पैक्ट इक्वली आएगा। आपको किस तरीके से 20-25 दिन में पढ़ना है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन का एज मिल जाए, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाए और आप पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको जो जो केओस अभी फैला हुआ है, जितना आप परेशान हो रही हैं, सब में आपको एक शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अभी आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। बहुत ही समय लगाकर चीज़ों को समझकर आपके लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपका कोई बहुत ही अजीज़ दोस्त है जो प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे भी आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वक्त जो इंसान शांत रह गया, जिसने शांति से एक ही डायरेक्शन में काम कर लिया, उसकी विजय हो जाएगी। और जो इस चीज़ में फंसे रहे, अरे पैटर्न चेंज हो गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन पूछ लिया, नया क्या पूछ लिया, और फिर नए की होड़ में लग जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। मुझे माफ़ करना, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन 90% एस्पिरेंट यही करते हैं। जब भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, उसके पीछे भाग लेते हैं, अपनी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको कैसे अपनी डायरेक्शन में रहकर इन सब चीज़ों को साथ में लपेट कर चलना है, उसकी बात हम करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चाहे आप स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन एक भी पार्ट स्किप मत करना। एक एक चीज़ की बात करेंगे, हर सेक्शन के हिसाब से बात करेंगे, सब चीज़ें हम समझ कर चलने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, ओवरऑल असेसमेंट को समझते हैं। जब हम पूरे पेपर को देखते हैं तो हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चंस जो हैं वो लेंथी हो गए हैं। यानी कि इतनी भर भर की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही हैं। जो पहले 2 लाइन में क्वेश्चन होता था, अब वो 4 लाइन या 5 लाइन में क्वेश्चन हो गया है। इससे क्या हुआ है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। यानी कि पहले एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लग रहा था, तो वहीं अब उस क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट भी लग रहे हैं। यानी कि अगर मैं मानूं कि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो गए हैं, तो मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन में से अब 50 क्वेश्चन ही कर पाएंगे 60 मिनट में। मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन क्या सारे क्वेश्चन लेंथी हुए? नहीं हुए हैं। कितने क्वेश्चन लेंथी हुए हैं? 10 to 20% क्वेश्चन ही आपके बहुत लेंथी हुए हैं। बाकी आपके मीडियम है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वेरिएशन है, एज सच कुछ भी चीज़ नहीं है। अब टाइम कंज्यूम की वजह से आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे वो कम कर पाएंगे। यानी कि जो आपकी क्षमता थी ज़्यादा करने की, कंसेप्ट भी आता है, पता भी है कैसे होना है, लेकिन टाइम कम है तो आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ हो गई है। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको फोमो रहेगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मेरे से क्वेश्चन ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए,
एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, इस चीज़ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेक्शनल चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप पहले, आपकी सेटिंग ऐसी थी कि पहले मैथ्स करने बैठ जाते थे, फिर रीजनिंग करने लगते थे, फिर बाद में जीके इंग्लिश पे जाते थे, तो इस चीज़ को आप 20-25 दिन में थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पहले मैथ्स या रीजनिंग लेके बैठ गए और अगर आपको मैथ्स में ही 30-35 मिनट लग गए तो आप समझ सकते हैं आपके दिमाग का संतुलन उस वक्त हिल जाएगा। क्योंकि आपको क्या लगेगा, अरे 20-25 मिनट ही रहते हैं, मेरा तो रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, जीके भी रहता है। तो इसीलिए अभी सही टाइम है, आप अपनी गलतियों को देखिए और आप सीखिए क्या आप मैनेज कर सकते हैं कि पहले जीके कर लें, इंग्लिश कर लें, फिर रीजनिंग निपटा दें। इससे क्या होगा, 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो इन 3 सेक्शंस में आपको 35 मिनट भी लग गए, तब भी एक सेफ साइड ये है कि बस अब मैथ्स करना है, 25 मिनट में मैथ्स करना है, मैथ्स करना है, मैथ्स करना है। इस 25 मिनट में चाहे आपसे मैथ के 20 क्वेश्चन हो, लेकिन जो शांत मन से आपने 3 सेक्शन किए हैं और यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रही है वो आपको एक फ़ायदा दिलाएगी और आपको बाकी एस्पिरेंट से बहुत ऊपर लेकर जाएगी। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से अभी समझना है। आप समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा क्या नई चीज़ बता रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ये वेंडर भी चेंज हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो, तो ये सब चीज़ें तो हम बहुत इग्नोर करते हैं और इन्हीं में तो सब चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगी और आपको रिजल्ट भी दिखेगा। अब एक चीज़ तो मैंने बता दी कि लेंथी क्वेश्चन हो रहा है ओवरऑल असेसमेंट में। दूसरी चीज़ क्या है, सेक्शन वेरिएशन हो रहा है। यानी कि एस्पिरेंट्स का कहना है कि रीजनिंग में मैथ्स का सवाल पूछ लिया है, मैथ्स में रीजनिंग का सवाल पूछ रहे हैं, रीजनिंग में मैथ्स का, मैथ्स में रीजनिंग का, रीजनिंग में जीके का क्वेश्चन भी आ रहा है, जीके में रीजनिंग का सवाल पूछ रहे हैं, जीके में इंग्लिश पूछ रहे हैं, इंग्लिश में जीके पूछ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैंने बहुत से पेपर चेक किए, हार्डली 1-2 क्वेश्चन का ऐसे चेंज आया है, एज सच इतना डिफरेंस नहीं है और वो आप देखिए मैनेज कर सकते हैं। आप सिर्फ 1% को देखकर मत चलिए, बाकी 99% पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि देखो, कमियां निकालने चलोगे तो आपको हर चीज़ में कमियां मिल जाएंगी। आपको सिर्फ अभी अपने फ़ायदे के लिए, मैं नहीं कह रही कि गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ मत उठाइए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ अपने लिए फोकस्ड होकर, एक डायरेक्शन में होकर आप सोचिए कि अब क्या करना है, अब मैं किस डायरेक्शन में काम करूं। आपको इसे सिस्टम के थ्रू निकलना है, सिस्टम आपके थ्रू नहीं जाएगा, आपको सिस्टम के थ्रू जाना है। तो आपको इस तरीके से चाल बदलनी है अपनी कि सिस्टम से निकल जाए और आपकी वाहवाही भी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये मैंने आपको ओवरऑल असेसमेंट बता दी। अब हम बात करेंगे सेक्शन के हिसाब से कि दीदी आपका भी क्वेश्चन होगा, दीदी हमें बताओ तो कि ठीक है हमने भी सुना ये हो रहा है वो हो रहा है, आप में से बहुतों को तो पता भी नहीं होगा क्या पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब हम बात करेंगे मैथ्स में क्या हो रहा है, रीजनिंग में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, जीके में क्या हो रहा है। अब एक एक की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं रीजनिंग के साथ में। देखो, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, वही 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ईजी है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ है, ईजी क्वेश्चन हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या हो गया है, लेवल बढ़ गया है। इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो आपका 22 में पैटर्न चेंज के बाद में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो प्री में भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 3-4 क्वेश्चन है, 5-6, किसी किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे है ना, आप कितना भी इनकी प्रिपरेशन करो, कितना भी इनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन वो रीजनिंग माइंड में आने में आपको बहुत मेहनत लगती है, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। बस इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको एक्सट्रीम में नहीं चलना होता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं देखना होता है। वो ऑलरेडी जो टारगेट एस्पिरेंट रहे हैं, जिन्होंने टारगेट स्टडी पढ़ा है, हमने बहुत सी क्लासेस कवर की हैं, मैंने आपको सजेस्ट की हैं, उनमें ये सब चीज़ें आपको समझा रखी थी। पहले जो है हमने डिसीजन मेकिंग को स्किप कर दिया था, क्योंकि बैंक का है ये चैप्टर, हमसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन अभी रिसेंट क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर को भी लेके चलना होगा। सारे एस्पिरेंट जो टारगेट स्टडी वाले हैं उन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं, उन्हें पता है मैं क्या सोर्स बताती हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। आप मुझसे ये डाउट क्लियर कर लेना, मुझे एक बार बता देना कि दी प्लीज़ हमें इनके बारे में कोई चैप्टर बता दो, इनका हमें वीडियो बता दो जहाँ से हम चैप्टर कवर कर सकें और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकें, यहाँ मुझे मैंशन कर देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ये एक चीज़ होगी आपको जिस पे ध्यान रखना है, यानी कि आपको थोड़ा एनालिटिकल रीजनिंग पे, थोड़ा प्रैक्टिस पे और इनको करने पे ध्यान देना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या है, लैंग्वेज लेंथ बढ़ गई है।
यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक तो मैंने ये पार्ट आपको बता दिया, इजी क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। ये पूछ रखा है MOD को 23 लिखेंगे, ABC को ये लिखेंगे, तो AEF को क्या लिखेंगे? आप समझ रहे हो, जो हम करते थे अल्फ़ाबेट ऐड करके, स्क्वायर करके, मल्टीप्लाई करके, जो हम करते थे ना, वैसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बढ़ गई है। जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आ जाता था, अब क्या आ गया, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अब क्वेश्चन वो आपको क्या देगा, शुभी प्लेज फुटबॉल एंड शी लव्स टू डांस। अब आपको इतने सारे वर्ड मिल गए, अब वो आपसे कहेगा मिस्टेक ढूंढो। अब आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, इन 4 ऑप्शंस में ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा से लिखी हुई है, और मान लो किसी एक स्टेटमेंट में आपका L ये एक हटा हुआ है। अब देख रहे हो गलती क्या है, अब आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। अब आप देख रहे हो लेंथ बढ़ गई है, जहाँ आपको कुछ सेकंड लग रहे थे, वहाँ हो सकता है आपको 1 मिनट लग जाए इसको करने में। या कई बार रीजनिंग में ऐसा है ना, तुरंत से अगर दिख गया हो गया, अदरवाइज़ आपको क्लिक नहीं करता है। पहले क्या था, एक ही वर्ड लिखा हुआ था और अलग अलग वर्ड दे रखे थे, आपको सिर्फ मिस्टेक ढूंढ रही थी। अब पूरी स्टेटमेंट दे रखी है और एक वर्ड में मिस्टेक, आपको वो ढूंढनी है। अब इन सब की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, क्या करना है? अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि दीदी हमें कुछ तो ऐसा बता दो जहाँ से हम थोड़ी लेंथ वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मुझे कमेंट्स में बताना, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके लिए सोर्सेज ज़रूर बताऊंगी, मैं पूरा रिसर्च करके आपके लिए चीज़ों को कंपाइल करके बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल वाला पार्ट, जिसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके में वही 25 क्वेश्चन है, लेकिन जीके में देखिए मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, सिंपल सा ही है। बस कुछ जो है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। पहले क्या होता था, मेंस में पूछते थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अब इन्होंने प्री में भी पूछ लिया है। वही सेम है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। अब देखिए जीके में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, 60 डेज़ के टारगेट में हमने बहुत चीज़ें की। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कहाँ से करने हैं, जहाँ से करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक पूरा हुआ और आपको स्टेटमेंट वाली चीज़ें भी समझ में आई। और फिर मैंने आपको एनसीईआरटी की PDF प्रोवाइड की थी, जहाँ पे हमने SBQs किए थे, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, और इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से सिमिलर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी 2-3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बाकी मोस्टली आपके 21-22 क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्मेट के हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। मेन बुक हमने सारे सेक्शंस की पढ़ी थी। मेन बुक जिन्होंने नहीं भी अभी रिवाइज करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल है, हर सेक्शन के आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपसे जो भी पूछा जा रहा है, ये कौन सा है, माउंटेन कहाँ पर है, फॉरेस्ट कहाँ पे, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिसमें मैंने सब ये घास के मैदान, ये मैदान, वो मैदान, सब चीज़ें आपको बता रखी हैं, आप कर सकते हो। हमने वीडियो क्लासेस से भी किया था और रिवीजन सीरीज़ में हमने सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी किया था। तो जीके में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज़ करते रहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है हो ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, आप बस इसको रखिए, आराम से पढ़िए। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए 25 क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, जो मैंने एनालिसिस में देखा कि आपका पैराजंबल जो है, PQRS जो है, वो बहुत लेंदी हो गया है। बहुत लेंदी एज इन, यूजुअली क्या होता था, आपको PQRS जो दे रखा होता था, एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन भी मतलब किसी में तो छोटा छोटा है। अब क्या है, एक P आपका 3-4 लाइन का है, उसके बाद Q आपका 3 लाइन का है, R आपके पास 2-3 लाइन का है, फिर S आपके पास ऐसे सिमिलरली 4 लाइन का। अब आप देख रहे हो इतनी लाइन पढ़ना, फिर उसको कनेक्ट करना, फिर उसको PQRS में लाना, और ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन भी हैं, किसी किसी शिफ्ट में 6-6 क्वेश्चन भी हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी ट्रिक्स हैं। अगर आपको सही तरीके से PQRS करना आता है तो आप इसको भी आराम से कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट साथ में नहीं आ सकती हैं, आपको कैसे ऑप्शंस को लेकर चलना है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप टाइम मैनेज करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। फिर कुछ एरर के क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें एरर फाइंड करना होता था। यूजुअली क्या रहता था कि एक ही लाइन लिखी हुई है, इसमें यहाँ पर है, आप एरर ढूंढ लेते। अब क्या हुआ है, अब ये स्टेटमेंट्स भी लंबी लंबी हो गई हैं, लेंदी सेक्शनल स्टेटमेंट हो गई। ये सेक्शनल स्टेटमेंट इतनी लंबी है, उसके बाद ये सेक्शन स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, इस तरीके से आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ भी टाइम लगने वाला है। पैसेज की बात करूं, हाँ तो कॉम्प्रिहेंसिबल है, लेकिन लेंदी है, टाइम लगेगा, मतलब निकालने में, समझने में आपको समय लगेगा। और जब आपने समझ लिया, पढ़ लिया, मतलब निकाल लिया, इसके बाद जब आप क्वेश्चन में जाओगे तो क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नहीं बाबा, स्टेटमेंट्स, आप समझ रहे हो।
3 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, ए बी और सी, और आपको अगर अच्छे से पैसेज आपको समझ में आए तभी आप आंसर कर पाओगे। सोचो अब आपको ऑप्शन क्या दिए, 3 स्टेटमेंट दे दी, ऊपर पढ़ने को ऑप्शन में दिया है ए और बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब आप देख रहे हो पेपर टफ नहीं हुआ है, लेकिन पेपर लेंदी हो गया है। पेपर ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, पेपर ऐसा है कि आपको करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को तो आप ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके लेंदी हैं, ये मानकर चलिए। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको समय खा जाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन जो आपके PQRS वाले हैं वो आपके इंडिविजुअली आपको करने पड़ेंगे। यानी कि PQRS के लिए जब आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर आंसर करना है। सिमिलरली आपको 4-5 बार ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन पैसेज के जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें आपको पैसेज एक बार ही पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। तो यहाँ आप समय बचा सकते हैं अगर आप स्मार्टली काम करेंगे और कामली बहुत ही शांत होकर करेंगे। अगर ऐसे अरे यार कितनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, ओ हो इसको कैसे पढूं, ये क्या करूं, अगर आप एंग्शियस हुए तो चाहे आप कितने ही 30 मार्क खान हो, फिर आप रोने लगोगे, आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए शांत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना शांत रहकर पेपर करोगे बल्ले बल्ले होगी, पेपर आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप घबरा गए, अरे रे 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 ऐसे आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, तो पेपर बर्बाद हो जाएगा आपका। इसीलिए अगर मैं कहूँ आपको पहले पैसेज में 3 मिनट लगते थे तो अब आपको 6 मिनट भी लग सकते हैं, 2x टाइम हो गया है। लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए, शांति से करिए, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1 मिनट आपको लगेगा पैसेज पढ़ने में, बहुत शांत मन से पढ़ोगे तो अगले 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन कर दोगे और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि सही किया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन पे आपको समय लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस वैसी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही वो कैब पूछी जा रही है, वैसे आपसे सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप कर लोगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी हम बात करेंगे। हर चैप्टर के हिसाब से आपको क्या चीज़ें क्या चेंज हुई है उसकी हम बात करेंगे। 25 क्वेश्चन ही मैथ्स में है, कुछ नया तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ इसमें है, PNC प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हम जैसे पहले था ना मेंस में क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे थे, प्री में नहीं पूछते, अब प्री में भी पूछ रहे हैं, तो आपको इन 3 को करना पड़ेगा। PNC के तो सिंपल से क्वेश्चन, आपको अरेंजमेंट पूछी होगी कि कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो वो आप आराम से कर लोगे अगर आपका थोड़ा बेसिक भी क्लियर है तो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक में भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोड मीडियन के पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप आराम से कर लोगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 घंटे में आपका स्टैटिस्टिक पूरा हो जाएगा अगर आपको 0 आता है तो भी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर आप में से कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसने बहुत बार इनको पढ़ लिया लेकिन फिर भी रोता रहता है कि अरे यार ये वाला चैप्टर तो मुझसे होता ही नहीं है, तो मैं कहूँगी स्किप कर दो, मत करो, क्योंकि आप इस एक चीज़ के चक्कर में बाकी सब चीज़ों को बर्बाद कर दोगे। मैं खुद ऐसा करती थी, मुझे अगर किसी चैप्टर में ऐसा लगता था कि ये चैप्टर तो मेरा बस का नहीं है तो मैं छोड़ देती थी, मैं उस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाती थी, क्योंकि उस एक चीज़ पे ध्यान रखने के लिए मैं सब चीज़ों को इग्नोर करूँगी। सब चीज़ों को इग्नोर करने का मतलब क्या है, वो एक चीज़ आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो मैं मैनेज कर सकती हूँ ना। तो आपको वाइज डिसीजन लेना है, सब कुछ करने के चक्कर में बहुत कुछ खोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपको इनके बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन ऐसा नहीं है बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन तीनों से, तो वो आप कर लेना। इसके बाद फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का ध्यान रखिए। क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें दे रखी हैं। हाँ थोड़ा लेंदी तो है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको बोल रखा है क्वेश्चन में, आपको रेडियस दे रखी है, R1 R2 दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, फिर आपसे कहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन चेन। अगर आपको निकालनी ही नहीं आती है, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, फिर तो आप सोचते रहोगे अरे क्या करना था, कैसे करना था, क्या था फॉर्मूला, यही दिमाग में चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको जब टारगेट सीरीज़ भी करे थे 20-25 मिनट देती थी कि फॉर्मूला रिवाइज़ करो, फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट रिवाइज़ करके रखिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है R1 क्या है, R2 क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशो बता दो, DCT TCT का रेशो बताओ। फॉर्मूला पता है, निकालना आते तो बता दोगे ना, अगर वही नहीं आते तो कहाँ से बताओगे। इसीलिए इनको रिवाइज करते रहना। अब बात करती हूँ मेंशुरेशन की। देखो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले पूछे जाते थे वही क्वेश्चन है।
जैसे कि डग आउट वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभी अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है। तो अब डग आउट वाले क्वेश्चन कौन से हो गए, एक कुआं है, कुएं के अंदर वाला डायमीटर इतना है, बाहर वाला डायमीटर इतना है, हमने थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल दी, बाहर एक एम्बैंकमेंट बना दिया, उसकी हाइट हमें बता दो क्या है। अब इसको लेंथी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए, और सारे ऑप्शन ही कैसे हैं, ऐसे पॉइंट वाले। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा। कंसेप्ट इजी है, आपको आता है तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, अभी मैं आपको और बताती हूँ। इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपको कंपाउंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कंपाउंड में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, लेंदी बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, पहले इन्होंने बोला 1 साल तक हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, फिर अगले साल तक क्वार्टरली कंपाउंड होगा। अब आप हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टफ नहीं है, आप आराम से कर लोगे, लेकिन समय कितना लग रहा है, लेंदी कितना हो गया है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो कर जाओगे, वरना यहाँ पर आपको फिर टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी क्या हो रहा है, पहले 2 स्टेप के अगर क्वेश्चन थे तो अभी 3 स्टेप के हो गए हैं। 2 स्टेप की कैसे, मान लो पहले हमें दे रखा था ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ए ने इतना इन्वेस्ट किया है, बी ने इतना, सी ने इतना, प्रॉफिट बता दो किसको मिलेगा कितना। अब स्टेप 3 हो गया। अब इसने क्या कर दिया, ए बी से 3 पार्टनर हैं, ए ने जो है इन्वेस्ट किया, बी ने जो है, ए ने इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है, सी ने इन्वेस्ट किया है, ए ने क्या किया, डबल इन्वेस्ट और कर दिया, बी ने 1/4 अपना जो पहले लगा रखा था उससे निकाल लिया, सी ने जो पहले लगा रखा था उसका हाफ निकाल लिया, और ये जो किया है ये उन्होंने 4 महीने के बाद किया। अब आप देख रहे हो साल का भी 1/3 पार्ट है, ये चाहते तो 6 मंथ दे रखे थे, कैलकुलेशन ईजी हो जाती, अब इन्होंने 4 मंथ्स पे कर दिया, 1/3 पार्ट पे कर दिया। अब आपसे पूछ लिया कि ये प्रॉफिट है, अब इसमें बता दो बी का प्रॉफिट क्या है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप कर लोगे। टाइम है क्या, टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस कर रखी है उतनी, मैनेजमेंट कर पाओगे, बात सिर्फ उतनी है। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले थे हम तो छोड़ चुके थे, इन गलियों से बाहर ही आ चुके थे। मैं टारगेट सीरीज़ में भी देती थी तो एस्पिरेंट कमेंट करते थे, अरे दीदी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कब का हट चुका है, मत करवाओ। इसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसमें सिंपल पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। ए बी सी ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, फिर आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट बताओ इस सेंटर का भी, ये कोई भी सेंटर हो सकता है। आपसे कहा है कि सर्कम सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। अगर आपको अच्छे से आता है, फॉर्मूलाज पता हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा, तो आप आराम से कर लोगे। थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, प्लस माइनस दे रखा है तो आपसे मिस्टेक होने के चांस भी है, सिली मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में क्या हो रहा है, एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे ना, 9 आदमी हैं, 12 बच्चे हैं, 4 महिलाएं हैं, 9 आदमी इतने दिन में काम कर लेते हैं, 12 बच्चे उनका इतने दिन में काम करेंगे, 4 औरतें इतने में करेंगे, तो 2 आदमी, 2 औरत, 2 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे, वो वाले क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर लोगे। फिर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन आ रहा है कि ए बी सी 3 बंदे हैं, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, सी इतने दिन में करता है। ए जो है हर दिन काम करेगा, बी और सी जो है एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे, यानी कि जिस दिन बी काम करेगा उस दिन सी काम नहीं करेगा, और जिस दिन सी काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा। अब बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ये भी सिंपल सा है, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है, लेंदी हो गया है। अब बात करूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इन्होंने बढ़ाया है, पर ईजी है। अगर आप शांत मन से क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे, अगर आपको डिकोडिंग आती है तो आप आराम से कर जाओगे। अब आप पूछोगे दीदी क्या डिकोडिंग देखो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है ए और बी की डिस्टेंस इतनी है, बी और सी की डिस्टेंस इतनी है, इन दोनों की डिस्टेंस का रेशो क्या है, ए बी का है 3 और इसका है 5, यानी कि इसको y मान लेते हैं, ये 3y है तो ये 5y है। अब इसने बोला एक बंदा है वो ए से बी तक जाता है x किलोमीटर की स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, बी से सी में जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस, यानी कि एवरेज जो है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस नहीं सॉरी, एवरेज स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसने कहा कि हमें बताओ x - 10 रेशो x+1 का वैल्यू बता दो। x ये रहा, तो आप काउंट कर देखो। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने सही से डिकोड कर लिया और आप
परेशान नहीं हुए कि अरे भाई क्या पूछ ले, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इतना छोटा बना दिया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आपको कम से कम 5-6 लाइन्स में दिखेगा, तो आप लैंग्वेज देख के वो हो जाओगे। तो आपको लैंग्वेज समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्राइस चेंज वाले। कुछ क्वेश्चन होते थे ना, पहले 100 रुपये में इतना ख़रीदता था, अब जब से प्राइस गिरा है तो उस गिरे हुए प्राइस में वो 18 किलो 12 किलो अलग से ख़रीद लेता है। तो पहले वाला प्राइस बता दो, नया प्राइस बता दो। वो सिंपल सा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, तो आप आराम से कर लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम, ये तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। इनका सेक्शनल कट करना भी आपको आना चाहिए, कहाँ से काटना है, क्या करना है, क्या लेंथ है, कैसे फॉर्मूला है, क्या वॉल्यूम है, क्या स्क्वायर है, मतलब क्या एरिया है, ये सब चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने नोट्स बना रखे होंगे, आपके पास फॉर्मूलाज होंगे, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है या नहीं है, वो मुझे मेंशन कर देना। तो ये आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देख रहे हो कितने स्टार लगा दी मैंने। नंबर सिस्टम को तो इग्नोर मत करना। आप भले ही कितने स्मार्ट हो, आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन देखो कुछ को अभी भी नहीं आता होगा नंबर सिस्टम, रेशनल, इरेशनल और ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी, इंटीजर, नॉन इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रूट, स्क्वायर रूट और ये सब, ये आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपनी। आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो आराम से कर लोगे। तो बेसिक्स क्लियर कर लेना, नंबर सिस्टम को अच्छे से समय दो, ये बेसिक अपने क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। और अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना, तो 2016 के एसएससी वाले जो पेपर है ना, 2016 में 16 से 18 तक जो पूछे गए थे, वो नंबर सिस्टम ओरिएंटेड थे। उसमें नंबर सिस्टम को आपके बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन 2017 वाले में भी आपको सीरीज़ के उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप थोड़ा ध्यान से कर लेना, आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो ये बात करी हमने मैथ्स में आपको पता चल गया। और ये सब चीज़ें देख के देखो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, अरे दीदी हमें तो ये आता है, बस हाँ दीदी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल रहा है ना कि क्या पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसा भूतिया आपसे पूछ लिया है कि परलोक से कोई क्वेश्चन उतार के ले आए हैं। नहीं भाई, इतना समय किसी के पास नहीं है, नहीं आता इतना सब कुछ किसी को, क्वेश्चन ही गलत रख देते हैं। बताओ आप कहाँ से करेंगे ये सब। हाँ बस इतना ज़रूर है कि डायरेक्ट जो पूछना चाहिए वो घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं, पर पूछ तो वही रहे हैं। तो मुझे बताओ कि आप कर पाओगे? कर पाओगे। अपने आप पे विश्वास रखो, सब कुछ कर पाओगे आप। अब मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, अब हम बात करते हैं करना क्या है। अब आप क्या करें, 20-25 दिन में क्या करोगे। आपको सारी चीज़ें बता दी मैंने, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट और चैप्टर्स को क्लियर रखना है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा एम्बिगुअस है, थोड़ा वेग है, ऐसे धुंधला पड़ा हुआ है आपका, उसको ठीक करिए। कुछ मैथ्स में मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, उनको ध्यान रखिए, उनको अच्छे से कर लीजिए। आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, अगस्त 13 के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे थे, तो मान के चलें आपका लेवल तो काफ़ी अच्छा है। पुराने पैटर्न के हिसाब से 150 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे थे, 140, 150, 60, 70 इतने नंबर आपके आ रहे थे। तो बस अभी अपने कंसेप्ट और चैप्टर्स को क्लियर करें, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए अगर आपको लगता है कि आप जो है एसबीआई या फिर बैंक वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि उनका फॉर्मेट सेम होता है। इवन मैथ्स के भी आप कुछ चैप्टर्स जो हैं लेंथी क्वेश्चंस के लिए लगा सकते हैं, बैंक वालों के उस फॉर्मेट से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट आपका सिमिलर रहता है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या नहीं करना है, नई चीज़ों के पीछे मत भागना। अभी नया करके ये करेंगे वो करेंगे, ये करके अपना किया हुआ बर्बाद मत करना। शांत रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, खुद पर विश्वास रखना, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ें आपकी नैया पार लगा देंगी और आपको विजयी भव करवा देंगी, क्योंकि इस वक्त पूरा एस्पिरेंट समाज बौखलाया हुआ है और इस वक्त आपकी शांति ही आपको इस केओस से बचा सकती है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैंने आपको ऐड करके बताया है, सेम वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप जितना जल्दी कमेंट्स में मुझसे अपना डाउट पूछेंगे आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। आज संडे है तो जितनों के कमेंट्स आज आ जाएंगे मैं रिप्लाई कर पाऊँगी। कल से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे मुझे ऑफिस के बाद समय मिलेगा, फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, तो जैसे मैं घर आऊँगी आप सबके मेल मैसेज चेक करूँगी तो मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो अभी अपने मन को शांत रखिए और पूरी वीडियो देखने के बाद में आपने क्या कंक्लूड किया है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला ये सब चीज़ें सुन के वो भी ज़रूर बताना। अच्छे से पढ़ते रहिए, महादेव आप सबको सफलता दे, आप सबकी मेहनत रंग लाए, आपकी सुरक्षा करें। अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।